हो सकेला इम्यूनिटी पाके क्यों चला गया सर ये? अरे मैम तो फ्रीज हो गई थी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जय हिंद मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। यस गुड मॉर्निंग। मैम यस ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। Okay students, let us discuss. Good morning, ma'am. Good morning all of you. What we have studied and what you have, the problems, if there is any kind of problem from the previous topics, you can ask till the students are joining. You can ask your problems, concepts, which do you want to clear. Ravi Shankar, write your admission number along with your name. Your admission number is not mentioned here. Okay students, let us continue. कुछ पूछना नहीं है? कोई डाउट नहीं है कहीं किसी भी टॉपिक में? ऐसा भी नहीं है कि कुछ छूटा हुआ है उसको पूछना हो? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलो, वही तो वेट कर रहे हैं कि पूछो जिसको जो पूछना, नहीं तो चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। मैम ICAR किस लिए स्टैब्लिश किया गया? ये एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूशन है। जैसे तुम लोग पढ़े ना कि टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए हैं, तो इस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है कि गवर्नमेंट जो है अपने जैसे कि बहुत सारे सिंचाई के व्यवस्थाएं कराई गई, इरिगेशन के लिए डैम्स बनाए गए, नहरें बनाई गई, बीजों के लिए कोऑपरेशन सोसाइटीज बनाए गए, लेकिन बीज है, खाद है, सब सरकार अपने तरीके से व्यवस्था करे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे किसान जो हैं वो इनको यूज नहीं करते हैं। वो अभी भी रेन वाटर पे डिपेंड करते हैं या नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड करते हैं। फिर कहीं कहीं क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजर्स का इतना ज्यादा मिसयूज होने लग रहा है कि लैंड भी डिग्रेड हो जा रहा है। तो अभी सरकार क्या की है कि एक इंस्टीट्यूशन बनाई है जिसका नाम रखी है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR। तो इसका करने का मुख्य उद्देश्य है कि रिसर्च के माध्यम से, हाँ बेटा बोलो बोलो। मैम पढ़ा लीजिए उसके बाद बोलेंगे। पढ़ा लें उसके बाद, तो फिर क्यों बीच में मैडम बोल रहे हो? तुम्हीं लोगों का टाइम लॉस होगा। तो वही ICAR था। क्या क्या पूछना था? क्या मतलब डिफरेंस होता है? बोलो क्या पूछना था? हाँ पेज नंबर 43 पे, मैम पेज नंबर 43 पे जो भूदान है ना, हाँ भूदान ग्रामदान है तो यस मैम उसी को थोड़ा स्टडी कर दीजिए। उसको तो उसी को एक बार बोल दीजिए, पढ़ा बताए थे ना उसको। कहाँ थे जब पढ़ा रहे थे? एब्सेंट थे क्या तुम? नेटवर्क लूज चल रहा था। तो अभी ठीक चल रहा है नेटवर्क लूज चल रहा था। ठीक है, तो ऐसा है कि उसको जब हम लोग रिवाइज करेंगे ना, ये बस और एक पेज रह गया, एक टॉपिक केवल रह गया है। कौन सा? इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हम लोग पढ़ ही रहे हैं अभी फूड सिक्योरिटी। ये ओवर हो जाता है तो रिवीजन करेंगे तो उसमें पढ़ा, ठीक है? नहीं तो पीछे ही चलते रह जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो ठीक है, थोड़ी देर हाँ थोड़ी देर में उसको पढ़ लेना। कल हो सकता है यदि ये लेसन खत्म हो जाए तो हम लोग रिवाइज किया जाएगा, उसी में उसको पढ़ करके बता देंगे। ठीक, चलो अभी एक कोई स्टूडेंट पूछा है ICAR, तो उसी के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ICAR का एस्टेब्लिशमेंट करने का मुख्य उद्देश्य ये है, जैसे कि अब
तुम लोग देख रहे हो कि कई जगह पे सरकार ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस को लगाई है जो कि खाद और मिट्टी दोनों का परीक्षण कर रही है। परीक्षण करने का क्या मतलब है? वो अनुसंधान करती है ना, रिसर्च सेंटर्स हैं, तरह तरह के चीजों का अनुसंधान करती है। उसके बाद वो चेक कर रही है कि यदि यहाँ पे मिट्टी जो है वो पहले से ही बहुत ज्यादा अनफर्टाइल हो गया है, तो अब उस पे हम किस तरह का खाद यूज करेंगे, या यहाँ की जो फर्टिलिटी है ये ठीक ठाक है और उसमें हम जबरन ज्यादा खाद यूज कर रहे हैं, जो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स को डाल रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वो लैंड और डिग्रेडेड हो जा रहा है। तो इसके तहत मिट्टी की जांच करवा करके कि इस मिट्टी में कितनी खाद की जरूरत है, उसके हिसाब से किसानों को खाद डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ताकि लैंड जो है वो मेंटेन रहे, जल्दी डिग्रेड ना हो। और दूसरी चीज है कि इस तरह के सॉइल पे कैसी फसल अच्छी होगी, उसके लिए भी बूस्ट किया जा रहा था कि लोग जो हैं वो अपने छोटे सीमित लैंड में ही ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि हमारा देश तो बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है और लैंड तो हमारे पास लिमिटेड है, पॉपुलेशन भी बढ़ती जाएगी, हमारे नीड्स रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगे, तो हम कैसे इतने छोटे से लैंड पर अपने ज़रूरत के लिए पूरी प्रोडक्शन को कर लें। तो इस वजह से ये सारे इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया है, उसी में से ये एक भी है, ICAR भी एक इंस्टीट्यूशन है। फोन का हल्का हो गया? बहुत डिस्टर्ब हो रहा है तुम लोगों का आवाज, पता नहीं, सब अनम्यूट करके रखे हो लाइन से। कर्तव्य है, हिमांशु है, दिया है, अमित चौहान है, सब अनम्यूट करो। और तुम लोग क्यों नहीं अपना कैमरा ऑन करते हो? सब गायब हो जाते हो, लगता है कि दीवार को पढ़ा रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ाने में। और आते हो तो तरह तरह के अपना योगासन दिखाने लगते, कोई लोटने लगेगा, कोई हाथ ऊपर करने लगेगा, कोई इधर से उधर गर्दन घुमाने लगेगा। कितना एक्सरसाइज कर लेते हो बैठे बैठे, थोड़ा सा अप टू मार्क रहा करो। हम लोग आते हैं स्कूल रेडी होकर के, हमारा टाइम सेट है हर पीरियड का, सारे टीचर्स इतना तुम्हारे लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, इतना सेक्रीफाइस करते हैं, और तुम लोगों को मन नहीं करता जरा भी कोऑपरेट करने का। बेटा एकदम ऑफ कर देते हो कैमरा, गायब। पार्टिसिपेंट्स मेरे 69 जुड़े हुए हैं, एक दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं किस दुनिया में आलोपित हैं, सब लुप्त हो गए हैं। बस केवल नाम आ रहा है, एडमिशन नंबर आ रहा है कि हाँ ये हमारे बच्चे हैं। अरे भाई थोड़ा चेहरा भी दिखाओ, एक्सप्रेशन देखने के बाद थोड़ा सा पढ़ाने में इंटरेस्ट जगता है, एकदम गायब हो जाते हो। चलो अब हम लोग कंटिन्यू किया जाए। FCI हम लोग पढ़ रहे थे ना, FCI क्या है? तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो हम लोगों की फूड सिक्योरिटी है ये मेनली दो चीजों पर डिपेंड करती है, पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है PDS। हम लोगों ने कल इसके बारे में चर्चा किया कि PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और बफर स्टॉक का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो भी एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है और उस पर ले लेती है अपने मंडी में, और जितना हमारे इस पॉपुलेशन के लिए जरूरी है उतना ले करके वो स्टॉक में रख लेती है, चाहे उसको उस समय उसकी उतनी जरूरत रहे या ना रहे। जब वो उसको स्टॉक में रख लेती है तो उसको रखने के बाद वो जब कंफर्म हो जाती है कि हाँ ये इतना हमारे पास चाहिए, उतना हो गया, फिर अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना शुरू करती है अलग अलग एरियाज में। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? तो अलग अलग जो हर इलाके में क्या होता है कि एक PDS सिस्टम के तहत दुकानों को बना दिया गया है, जिसमें बहुत ही कम रेट पर, बहुत मिनिमम रेट पर इन सारे जो गुड्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि FCI क्या करती है, कहाँ से फूड ग्रेन्स लेती है, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक। ओके, The FCI procures food grains from the farmers at the government announced minimum support price। सरकार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम मतलब न्यूनतम, सपोर्ट मीन्स सपोर्ट, सहारा, जिसको कि सपोर्ट करने के लिए वो प्राइस वो अनाउंस कर देती है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूनतम निर्धारित मूल्य कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, और उसी के द्वारा वो वही अमाउंट पर जितने भी मंडी में, अपनी सरकारी मंडी में जो अनाज आती है वो उसको लेती है। Announced minimum support price, the government used to provide subsidies on agriculture inputs। क्या करती है?
और साथ ही साथ सब्सिडी भी देती है एग्रीकल्चर इनपुट्स पर। एग्रीकल्चरल इनपुट्स में क्या है? फर्टिलाइजर्स, पावर एंड वाटर, खाद, बिजली, पानी, इन सबको बहुत ही कम रेट पर अपने किसानों को मुहैया करवाती है। Power, these subsidies have now reached unsustainable levels and have also led to large-scale inefficiencies in the use of these scarce inputs. Excessive and imprudent use of fertilizers and water has led to waterlogging, salinity, and depletion of essential micronutrients in the soil. These are the drawbacks of the excessive use of fertilizer and वाटर। पानी की व्यवस्था कर दी है कम दाम पर, तो अननेसेसरी पानी पटाया जा रहे, खेत में पटाया जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पानी लगा रह जाता है जहां लो लेइंग एरिया है, और उसके बाद क्या होता है, अब वहां पे पानी लगने की वजह से वहां की सॉइल जो है वो अनकल्टिवेबल हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, सैलिनिटी बढ़ जाती है उसमें। तो ये सब चीजें ऐसा है कि एक्सेसिव यूज से भी उसका जो प्रभाव है वो गलत पड़ता है और उससे भी दिक्कतें आती हैं। और क्या हो जाता है? डिप्लीशन ऑफ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, और मिट्टी में जो भी जरूरी पोषक तत्व हैं वो सब बर्बाद हो जाते हैं। द हाई MSP सब्सिडीज इन इनपुट्स and committed FCI purchases have distorted the cropping pattern. Wheat and paddy crops are being grown more for the MSP they get. Punjab and Haryana are foremost examples. This has also created a serious imbalance in intercrop parities. कहा जा रहा है कि जब सब्सिडी रेट पर खाद और बीज मुहैया करवा रही है तो कहीं कहीं क्या हो रहा है कि खाद या बीज यदि कम भी अवेलेबल है तो किसान उसमें अपने तरफ से लागत लगा करके और उसको कॉमर्शियल पैटर्न से खेती करने लग रहे हैं और उसमें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ रही है। जैसे पंजाब हरियाणा में हम लोगों ने पढ़ा कि राइस जो है बंगाल, पंजाब और बंगाल, असम और उड़ीसा में सब्सिस्टेंस क्रॉप के रूप में उगाई जाती है, और यही पंजाब हरियाणा में किस रूप में उगाई जाती है? कॉमर्शियल क्रॉप में उगाई जाती है। यानी उस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं लोग, और ये इन्वेस्टमेंट सरकार के केवल दिए गए इनपुट से नहीं होता, उसमें अपना भी पैसा लगाते हैं, अपने तरीके से भी रिसोर्स को यूज करते हैं और उसको उगाते हैं। जब ऐसा करते हैं तो वहां पे प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन वो शरीर जो हमारी जो धरती की क्षमता है उसमें जितना दिया गया है कैपेसिटी, वो सारा कैपेसिटी धीरे धीरे क्या होता है? डिग्रेड होने लगता है, बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है। तो उतना ज्यादा हम अंडरग्राउंड से पानी निकालेंगे, जब उतना ज्यादा पानी निकालेंगे तो क्या होगा? वाटर टेबल और डाउन हो जाएगा। जब हम उसके ऊपर उतना ज्यादा दाम से बीज लाएंगे, HYB सीड्स ला करके उसको उगाएंगे, तो हम यही कोशिश करेंगे कि हमारा इतना पैसा लगा है तो हम इतना मुनाफा भी कमा लें। नहीं कमाने की कोशिश करेंगे तो हमें लॉस होगा। तो इन सारी चीजों से भी हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर का पैटर्न है वो बड़ा ही क्रिटिकल हो जाता है। लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उसमें मुनाफा नहीं होने की वजह से उस व्यवसाय को, उस पेशा को धीरे धीरे छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। You already know that the consumers are divided into two categories. तुम लोग जानते हो कि PDS का कार्ड जो है वो दो तरह का बनता है, एक तो APL और दूसरा BPL। APL above poverty line, ये सब तुम लोग क्लास 9th में पढ़ लियो, इसीलिए बहुत डिटेल में यहाँ नहीं दिया गया और इतना समझाने की भी आवश्यकता नहीं है, because you are familiar with all these topics. This is a revision source for you, क्योंकि ये चूंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो यहाँ दे दिया गया है कि आप इसको रिवाइज कर लीजिए। तो अब यहाँ पे दिया गया है, टू कैटेगरीज में बढ़ जाते हैं। पहला है बिलो पॉवर्टी लाइन BPL एंड एबव पॉवर्टी लाइन APL, विद द इशू प्राइस बीइंग डिफरेंट फॉर ईच कैटेगरी। इशू प्राइस भी तुम लोग पढ़ लिए हो। इशू प्राइस जिस पर वो सारी चीजें PDS से बांटी जाती हैं, वो सब क्या किया जा रहा है? बीइंग डिफरेंट। वॉइस लो हो रहा है। क्या बेटा, कुछ पूछे हो क्या? बोला है वॉइस लैग हो रहा है। हाँ, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। मैम आ रहा है मैम, आ रहा है ना? मैम। ठीक, तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि तुम लोग जानते हो,
तुम लोग जानते हो कि कंज्यूमर्स जो है वो दो कैटेगरी में, एक एपीएल है और एक बीपीएल है, और उन लोगों को जिस दाम पर, जैसे कोटा में तुमको राशन मिलता है, तो कोटा में जो राशन मिलता है तो उसका जो प्राइस होता है उसी को हम लोग इशू प्राइस कहते हैं। जो कोटेदार हम जिस, राजस्थान में, अच्छा क्या नहीं राजस्थान मतलब में? कोटे पे। कोटा तो वो प्लेस का कोटे नाम है बेटा, यहाँ जो राशन की दुकान वो की बात हम वॉइस लोग लो कर रहे हैं, रहा है। उसमें भी फिक्स है ना, इसलिए उसको भी कोटा कहते हैं। किसको कोटा कहते हैं? जो एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है कि आप इतना ही यूज करेंगे, इतने ही मेंबर्स यस यहाँ होंगे, इतना ही किलो आपको यहाँ से दिया जाएगा, यदि आप उससे ज्यादा यूटिलाइज करें तो उसको अपने तरीके से इन्वेस्ट करना है। अभी से इंजीनियरिंग की कोचिंग का ध्यान लग गया कोटा जाने का। अरे भैया थोड़ा लेसन पढ़ लो, इतना ज्यादा मत नो मशगूल हो जाओ कोटा में। मेरा सुन सब तुम सबको म्यूट कर दीजिए, सबने माइक खोल के रखे हैं, मेरा आवाज नहीं आ रहा है उसी से। हम ठीक कर कृष्णा रहे ही हो, खोल कर रखा है हमने। बहुत सही कर रहे हो। यस ये मैम। बात उसी सही से है। आवाज नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हो? कृष्णा ज्यादा इरिटेशन हो रहा है क्या? उसी से आपका वॉइस लैग हो रहा है। तुम लोगों को सुनने का मन नहीं है, मैम खाली कृष्णा अपना का सुनाने का नेटवर्क मन सही है। नहीं है मैम। ठीक, चलो हो गया, नेटवर्क सही है ना, हम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। चल हो गया, अब सुन ले मजे में। ठीक हो गया। अब खाली जो हम बोलेंगे वही सुनो। तुम लोगों को सुनाने का मौका दिया गया था तो तुम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, अपना ही सुना रहे थे, मेरे सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो क्या किया जाए, चलिए चल बेटा आगे चलते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इशू प्राइस। ये सब टॉपिक्स जो हैं इसको अलग से लिख लेना, जिसको एमएसपी कहते हैं, एफसीआई क्या है, इशू प्राइस क्या है, फिर पीडीएस क्या है। ये सब छोटे छोटे टर्म्स है, एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और सिंपल टर्म्स हैं, बहुत ज्यादा इसके लिए माथापच्ची भी नहीं करना, बस पढ़ लोगे जान जाओगे। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि जो इशू प्राइस है वो दोनों ही कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। दोनों कैटेगरी मतलब एपीएल के लिए दूसरा होगा और बीपीएल के लिए दूसरा होगा। You already know that the consumers are divided into two categories: below poverty line BPL and above poverty line APL, with the issue price being different for each category. However, this categorization is not perfect and a number of deserving poor have been excluded from the BPL category. कहा जा रहा है कि ये तो निर्धारण कर दिया गया है कि हाँ इससे कम जिसका इनकम है वो बीपीएल है, इससे ज्यादा जिसका इनकम है वो एपीएल है, और वो लाइन जो है उसको पॉवर्टी लाइन हम लोग कह दिए हैं। एक माने मिनिमम मान लिया गया कि कितना रिक्वायरमेंट एक पर्सन के लिए है, तो उसको कितना इनकम होगा तो वो उसको हम मान लेंगे कि हाँ भाई ये पॉवर्टी लाइन पर है, और उसके नीचे जो है वो बीपीएल हो गया, उसके ऊपर जो है वो एपीएल हो गया। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि वो एकदम मार्जिनलाइज्ड रह जाते हैं, किनारे एकदम हाशिए पे रहते हैं, वो ना एपीएल में ही काउंट किए जा सकते ना बीपीएल में। अब जब गणना हो रही थी तब मान लो उनका इनकम ठीक ठाक हो गया तो उनको एपीएल में कर दिया गया, लेकिन किसी साल यदि फसल अच्छी नहीं हुई तो वो बीपीएल में आ गए। लेकिन हर साल गणना तो होता नहीं है, हर साल काउंटिंग होगी नहीं, तो इससे क्या होगा कि वो बेचारे बीपीएल हैं लेकिन उन्हें मूल्य किसका देना पड़ रहा है? एपीएल का, तो उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो वही दिया गया कि कैटेगराइज तो कर दिया गया, लेकिन बहुत सारे बीपीएल लोग भी हैं जो कि इस अधिकार से, इस प्राइस से वंचित रह गए हैं। इसीलिए इसको कहा गया है कि इट इज नॉट परफेक्ट। क्यों? बिकॉज ए नंबर ऑफ डिजर्विंग पुअर हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बीपीएल कैटेगरी। बहुत सारे लोग जो डिजर्व करते हैं कि वो बीपीएल कैटेगरी में रहें, वो बेचारे वहां नहीं इंक्लूड किए जा चुके हैं, वो बेचारे छूट गए हैं। Moreover, some of the so-called APL slip back to BPL because of the failure of even one crop, and it is administratively difficult to accommodate such shift. कुछ लोग ऐसे होते हैं तो जो बार बार स्लिप हो जाते हैं, जैसा भी बताया, फसल अच्छी नहीं हुई तो बीपीएल में चले गए, अच्छी फसल हुई धुआंधार खूब अच्छे से मेहनत किया उन लोगों ने तो एपीएल में चले गए। तो अब बार बार वो एपीएल बीपीएल में शिफ्ट होंगे तो कैसे उसको काउंटिंग किया जाएगा, फिर उसको कैसे सेट किया जाएगा, ये बहुत दिक्कतें भरी बातें हो जाती हैं। Each district and block can be made self-sufficient in food grain production if government provides proper agricultural infrastructure. हर एक जिला को, हर एक ब्लॉक को सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर
ये इस बार के मोदी जी का जो भाषण था 15 अगस्त का, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बनना। यानी कि भारत केवल दूसरों से ही सामान न खरीदे, केवल आयात ही न करे, अपने यहाँ सामान बनाए, अपने यहाँ चीजों को बनाए और उसको निर्यात करे। ये पहली बार जब आए थे तभी भी इस चीज को कहा था उन्होंने कि हम लोग बहुत ज्यादा कोई भी वस्तु का हम लोग आयात ज्यादा करते हैं, हमें इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ता है, एक्सपोर्ट हम कम करते हैं, क्यों ना हम उसे एक्सपोर्ट करें। तो एक्सपोर्ट कब करेंगे? जब हम उसमें सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, आत्मनिर्भर जब बन जाएंगे। तो वही यहाँ पे दी गई है ये बात कि हर जिला को, अब किस जिला में कौन सी फसल उगती है अब तो ये कौन जानेगा, अब ये वहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोग जानते हैं। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में लोग धान की खेती ज्यादा करते हैं, गेहूं की खेती ज्यादा करते हैं, कि तिलहन उगाते हैं, ऑयल सीड्स उगाते हैं, कि दलहन उगाते हैं, क्या करते हैं ये। अब तो ये डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग टू उसको डिवाइड कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए, और हर ब्लॉक को भी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड, यदि सरकार अच्छे तरीके से एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर देती है तो हर जिला को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। हर चीज के प्रोडक्शन में जिस चीज के लिए ही वो फेमस है उसी को प्रोड्यूस करें, जो चीजें वहां अच्छी होती उसी को प्रोड्यूस करें। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ चीजें यहाँ दी गई हैं, अभी हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्रेडिट लिंकेज एंड ऑल्सो इनकरेजेस द यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्निक। उन लोगों को लिंक दिया जाए, कैसे कैसे करके उनको हेल्प मिलेगा उसके लिए, और उनको प्रोत्साहित किया जाए लेटेस्ट टेक्निक्स के द्वारा। और साथ ही साथ केवल गेहूं और राइस पर केवल कंसंट्रेटेड ना रह करके और भी चीजों को उगाया जाए, जैसे फल, सब्जियां, फूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा उसका भी सप्लाई होता है। तो फल फूल इन सारी चीजों को भी खेती की जा सकती है, ना कि केवल राइस और व्हीट की। Instead of concentrating only on rice or wheat, the food crop with a better growth potential in that particular area must be encouraged. उस क्षेत्र में जिस चीज का प्रोडक्शन होता है उसी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। Creation of necessary infrastructure like irrigation facilities, availability of electricity, etc. may also attract private investment in agriculture. जब बहुत अच्छी सुविधाएं आने लगेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनने लगेगा, तो कैसे अभी तुम लोग देखते हो इधर हम लोगों के तरफ यूपी में आम की जैसे बागवानी होती, बगीचा होता है, तो बाहर से लोग आते हैं। अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारी चीजें जो है वो रुक सी गई हैं। बाहर से लोग आते हैं और बगीचा खरीद लेते हैं और उसके लिए जो प्राइस है वो प्रोवाइड कर देते हैं जिसका वो बगीचा रहता है, जो उस पेड़ का मालिक होता है, और एक एक पेड़ बिक जाता है। तो वो एडिशनल बेनिफिट हो जाता है किसानों को। खेती तो वो करते हैं अनाजों की, लेकिन यदि उसके लिए पेड़ तो लगा के छोड़ दिया है, कई वर्षों से लगा हुआ और कई वर्षों तक रहेगा। यदि उसकी देखभाल अच्छी की जाए, उनके ऊपर समय समय पर दवाई छिटवाया जाए, उनकी देख रेख अच्छी हो, तो उसमें यदि अच्छे फल लगेंगे तो उसके लिए भी उनको इनकम मिलेगा। तो सरकार का प्रयास है कि जैसे जो जगह जिस चीज के लिए विख्यात है उसको इतना फेमस कर दिया जाए कि वो ग्लोबल लेवल पे चला जाए, और उसके बाद उस चीज को हम पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच सकें। और इससे क्या होगा कि हमारी क्वालिटी एकदम अच्छी होनी चाहिए, compete करने की क्षमता में क्या होना चाहिए, प्राइस भी हमारा एकदम ऐसा होना चाहिए जिसको कि हम दूसरे के साथ compete कर सके, और सामान हमारा एकदम अच्छा होना चाहिए, गुणवत्ता मानक पे बढ़िया होना चाहिए, तभी कोई हमारा सामान लेगा। यदि वो खराब निकल जाएगा तो फिर लोग का उसके प्रति इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और वो उसे यूज करना नहीं चाहेंगे। तो वही चीज यहाँ दिया गया कि यदि सरकार की भी सहयोग मिले, इलेक्ट्रिसिटी की, इरिगेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो बहुत सारी चीजों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है लोकल लेवल पर। अभी तो सुने ही हो कि वोकल से हमें लोकल और लोकल से हमें ग्लोबल बन जाना है, अपने यहाँ की चीजों को हमें पूरा इतना बढ़िया बनाना है। आत्मनिर्भर भारत कब होगा? जब हम अपने सब चीजों का प्रोडक्शन अपने बल पर करेंगे, इतना बढ़िया करेंगे कि हमें किसी से उस चीज को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। The focus on increasing food grain production, which should be on a sustainable basis, and also free trade in grains will create massive employment and reduce poverty in rural areas. कहा जा रहा है कि फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में भी
हमें ध्यान देना होगा कितना, जितना हम लोगों को सस्टेन करने के लिए चाहिए उतना हम लोग प्रोड्यूस करें। और फ्री ट्रेड व्यापार जो है, अब विदेशों का हम लोग मंगवा लेंगे और उसका दाम कम रहेगा तो हमें ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत हार्ड कंपटीशन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फ्री ट्रेड इन ग्रेन्स विल क्रिएट मैसिव एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोगों को इससे भी रोजगार मिल जाएंगे, एंड रिड्यूस पॉवर्टी इन रूरल एरियाज। मान लो एग्जाम्पल के लिए, यदि तुम यहाँ पर बहुत अच्छा अनाज उगाते हो अपने गांव में, बहुत बढ़िया, मान लो हमारे इस इलाके में धान और गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है। अब गवर्नमेंट यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देगी या उसके लिए हम लोगों को बहुत ही अच्छा जो एमएसपी दी है उस पे खरीदने के लिए तैयार होगी, तो हर इलाके में एक मंडी बनवाना पड़ेगा जहां पर कि अनाज को जाकर के हम बेचे, सरकारी दाम पर वो बेचा जाए। फिर वहां से उस जगह तक ले जाने के लिए रोड्स अच्छे होने चाहिए। रोड्स अच्छे होंगे तभी उसमें आराम से हर मौसम में यातायात सुगम हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट बढ़िया होगा। कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होगा तभी तो हम सूचित कर सकते हैं, मोबाइल हो चाहे इंटरनेट हो चाहे ये जो हम लोगों की वाईफाई वगैरह की सुविधा गांव गांव तक पहुंचेगी तो इन सारी चीजों का नेटवर्क बहुत फास्ट हो जाएगा और हम इतना बढ़िया से इन सारी चीजों का व्यापार कर लेंगे कि हमारा बहुत सारे लोग ऐसे, मान लो यहाँ पे यदि टेलीफोन टावर ही बिठा दिया जाता है या रोड्स ही बनते हैं तो इसमें भी बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होंगे, कोल्ड स्टोरेज बनेगा या जो ये फूड ग्रेनरी है जिसको हम लोग मंडी कहते हैं, फ्रूट यदि ग्रेन्स के लिए बड़े बड़े भंडार बनेंगे तो उसके लिए भी वहां पे जो काउंट कर रहा है, बोरा आया उसको फिर काउंट किया, फिर उसको काउंट करके उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया, कितने दाम का लिया, फिर उसको कितना में बेचा, कितने पीडीएस में उसको सप्लाई किया गया। जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा लोगों को यहाँ भी सर्विसेज मिलेंगी, तो इस तरीके से रोजगार भी बढ़ेगा हर इलाके में। तो वही चीज यहाँ कहा गया है कि यदि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है हर तरीके से तो यहाँ पर लोग भी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी जैसे कि बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए तैयार होते हैं, वैसे एग्रीकल्चर पर भी जब इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे तो इसमें भी बहुत अच्छा इनकम होने लगेगा और लोग चाहेंगे कि हम यहाँ पर पैसा लगाएं और इतना प्रोड्यूस करके इसको हम इतने दामों में बेच करके हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा लें। बहुत सारे अवसर उपलब्ध हो जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल कम टू अस इन द रूरल एरियाज ऑल्सो, ग्रामीण इलाके में भी बहुत सारे अवसर मिल जाएंगे। There has been a gradual shift from cultivation of food crops. क्या कहा जा रहा है? ग्रेजुअल, धीरे धीरे। क्या हो रहा है? शिफ्ट, शिफ्ट मतलब खिसक के वहां से दूसरे जगह चला गया। कहां से? अनाज, फूड क्रॉप से कहां चला गया? फल और सब्जी। अभी देखते होंगे गांव में बहुत सारे लोगों ने अपने खेतों को बटैया पर दे रखा है और उसमें लोग सब्जी उगाते हैं। बहुत सारे लोग खुद भी सब्जी उगाना पसंद करते हैं क्योंकि उसका एवरीडे उसको तोड़ते हैं, बाजार में बेचते हैं। अनाज तो यदि हम उगाएंगे तो साल में 2 ही बार बिकेगा और इनसे उनकी इनकम बढ़ जाती है। तो वही चीज यहाँ दिया गया है कि धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअल शिफ्ट आया है। कहाँ? कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स टू कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स। जो हम लोग फसलें केवल गिने चुने फसल लगाते थे, उनके अलावा अब फल, और हम लोग हॉर्टिकल्चर में देखें कि बहुत सारे तरह के फल और सब्जियां हमारे यहाँ उगाई जाती है जो विश्व स्तर पर डिमांड में है। दे आर ऑन डिमांड ऑन द इंटरनेशनल लेवल। हमारे तरह के वेराइटीज, बहुत सारी चीजें जो है वो दुनिया में अवेलेबल नहीं है, सब इंडिया के लिए देखते हैं कि इंडिया का ये प्रोडक्शन आ जाए तो हमें अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि लोगों को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए भी यदि वो इस तरह के क्रॉप्स उगाते हैं तो फिर एग्रीकल्चर से जो इंडस्ट्रीज जुड़े हैं उसमें भी लोगों का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो पॉवर्टी कम होगी, हमारा भी पर कैपिटा इनकम अच्छा होगा, हम लोग भी डेवलप कंट्रीज की कैटेगरी में धीरे धीरे चले जाएंगे। This has led to the reduction in net sown area under cereals and pulses. ऐसा होने से क्या हुआ है, अनाज और दाल जिस नेट सोन एरिया में हम उगाते थे उसकी धीरे धीरे एरिया कम होती जा रही है। वहां पे लोग बागवानी कर रहे हैं, फल फूल उगा रहे हैं या दूसरी चीजों की खेती कर रहे हैं।
With the growing population of India, the declining food production puts a big question mark over the country's future food security. The competition for land between non-agricultural uses such as housing, etc., and agriculture has resulted in reduction in the net zone area. Net zone area क्यों कम हुआ है? क्योंकि हमारे दूसरे काम भी बढ़ गए हैं। इसी पे तो हम लोग, लैंड तो हमारा लिमिटेड है, उसी पे हमें घर भी बनवाना है, उसी पे हमें फैक्ट्रीज बनवानी, इंडस्ट्रीज बनवाने हैं, स्कूल बनवाने हैं। तो क्या होगा वहां पर अब धीरे धीरे खेती वाला जो जमीन, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में चर्चा किया था कि जो पहले ग्रीन लैंड था वो अब धीरे धीरे रेसिडेंशियल प्लॉट में बदलता जा रहा है। पहले जहां पर केवल खेत होते थे, अभी वहां पर दुकानें हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स खुल गया है, सड़कें बन गई है, रेलवे लाइन बिछ गए हैं, फिर होटल्स हो गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है बन तो इसी लैंड पे रही है। तो क्या होगा तब? इसका मतलब है कि खेती कम लोग कर रहे हैं, और खेती का जो हमारा इन्वेस्टमेंट था, जो लोग फूड ग्रेन्स पर इन्वेस्ट करना चाहते थे, उसकी जगह पे दूसरी चीजें उगा रहे हैं। तो फिर ये भी चिंता का विषय है कि मान लो यदि हम लोग अनाज ही उगाना कम कर देंगे तो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खिलाएगा कौन? कहाँ से भोजन आएगा और कैसे लोग खाएंगे? फिर तो दिक्कत हो जाएगी। यदि मान लो हमारे यहाँ अनाज भी कम होता है तो इतनी बड़ी आबादी के पेट भरने के लिए भी तो जरूरत है उसकी। तो क्या किया जाए? तो इसके लिए क्या करना, हमें उस टेक्निक का इस्तेमाल करना है, उस तरह के गुड्स का इस्तेमाल करना है, जैसे HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, वैसे टेक्निक्स को रिसर्च करके कि हमें कहाँ पर कितने मैन्योर की, कितने फर्टिलाइजर की जरूरत है, ताकि उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, मिसयूज ना करें। कितनी सिंचाई की आवश्यकता है, बस हम उतना ही उसको पानी दें, उससे ज्यादा ना, कि लैंड डिग्रेडेड ना हो, और प्रोडक्टिविटी लिमिटेड लैंड में इतनी अच्छी हो कि हमारे इतनी बड़ी, बहुत बड़ी और बढ़ती हुई आबादी की वो पूर्ति कर सके। The productivity of land had started showing a decline trend. Fertilizers, pesticides and insecticides, which once showed dramatic result, these are the drawback of green revolution. एक समय जिसने बहुत तेजी से उछाल दिखाया था कि बहुत आमदनी होने लगा, वो सब चीजें अब धीरे धीरे डेक्लाइन ट्रेंड में आ गई है। धीरे धीरे ये क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है प्रोडक्टिविटी, which once showed dramatic results, are now being held responsible for degrading the soils. धीरे धीरे मिट्टी की क्वालिटी को डिग्रेड करते चले जा रहे हैं। पीरियोडिक स्कार्सिटी ऑफ वाटर, अक्सर पानी की कमी हो जाती है। गर्मी के दिनों में तो पीने का पानी भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है कई इलाकों में। Has led to reduction in area under irrigation. जब सिंचाई की ही समुचित व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो लोग कहाँ से खेती करेंगे? पीने का पानी नहीं है तो पटाने के लिए कहाँ से पानी खोजेंगे? Inefficient water management has led to water logging and salinity. और जहाँ पे लोग जरूरत से ज्यादा वाटर का यूज कर रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है? वाटर लॉगिंग होने लग रहा, पानी लगने लग रहा, और सैलिनिटी, वहां की मिट्टी की जो क्षारीय तत्व है वो बढ़ने लग रही है, उसमें खारापन बढ़ जा रहा है। वन इंपॉर्टेंट रीजन इज लैंड डिग्रेडेशन। किसके लिए कहा जा रहा है? इसके लिए बहुत बड़ा कारण है भूमि का अपरदन, यानी कि लैंड का डिग्रेडेड हो जाना। अपग्रेड के बजाय वो डिग्रेड होता जा रहा है। फ्री पावर टू ए सेक्शन ऑफ फार्मर्स हैव encouraged them to pump groundwater intensive crops in low rainfall areas, rice in Punjab, sugarcane in Maharashtra. This unsustainable pumping had reduced water storage in aquifers. यदि वैसे प्रांत में जहां पर ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि वहां उतना रेनफॉल नहीं होता है, तो वो लोग क्या करें? अंडरग्राउंड से पानी निकाल रहे हैं और उसको लेकर के सिंचाई कर रहे हैं, जिससे दिनों दिन क्या हो रहा है? अंडरग्राउंड का जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और उससे वाटर का प्रॉब्लम इंक्रीज होता चला जा रहा है। गर्मी के दिनों में वाटर का लेवल एकदम नीचे हो जा रहा है, जिससे उन इलाकों में पीने के लिए भी पानी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। This has pushed the marginal and small farmers out of cultivation. अब तो पैसे वाले तो ट्यूबवेल लगा लिए, पंप से पानी निकाल लिए, लेकिन उन किसानों का क्या जो एकदम सीमांत किसान है, मार्जिन पर है, या जो लघु किसान है, छोटे छोटे खेत जिनके पास है, जिसके पास इतना इनकम नहीं, वो कहाँ से इतना ट्यूबवेल लगाएगा और कहाँ से इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा? फिर उनके खेत में जो कुएं हैं उसके पानी सूख जाते हैं, और उन किसानों को खेती करने के लिए पानी की जो
अवेलेबिलिटी है, उपस्थिति है, वो नहीं हो पाती और वो धीरे धीरे मुंह मोड़ने लगते हैं, खेती से खेती करना नहीं चाहते. The big farmers with deeper tube wells still have water, but many other face a water crisis. Inadequate storage and marketing facilities also act as disincentive to the farmers. Thus, the farmers are badly affected by the uncertainties of production and market. इसको अंडरलाइन कर लेना. These are the problems faced by the farmers. Thus, the farmers are badly affected. बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो जाते हैं बेचारे किसान, क्योंकि इसकी निश्चितता बनी नहीं रहती, हमेशा वो अनिश्चित रहता है, कभी रहा कभी नहीं रहा. They suffer from a double disadvantage as they pay high prices for inputs. अंडरलाइन करना इसको भी बेटा. उनको दो तरह की मार झेलनी पड़ती है. पहला चीज, ज्यादा दाम देके HYB सीड्स, फर्टिलाइजर्स खरीदना पड़ता है, और फिर बाद में क्या होता है, उसके लिए दाम जब फिक्स कर दिया जाता है तो उनको लगता है कि इतना तो मेरी लागत लगी, वो भी हमें नहीं मिल पाया, तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाता है. They suffer from a double disadvantage as they pay high prices for inputs such as HYB seeds, fertilizers, etc., but lack the bargaining power to fix prices in their favor. All the production reaches the market simultaneously. The higher the supply, the lower is the demand. यदि बहुत अच्छी फसल हो जाती है, बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाता है, तो लोग भी उसको कम खरीदना चाहते हैं. जब कम खरीदेंगे तो मार्केट उसका खत्म हो जाएगा, लोगों को वो फायदा नहीं हो पाएगा जितनी की उसको उनको चाहिए थी. This causes distress sale also. Therefore, there can be no food security without the security of the small farmer. इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जब तक इन छोटे लघु किसानों को सिक्योर ना किया जाए, इनका इनकम सुनिश्चित ना किया जाए, तब तक फूड सिक्योरिटी संभव नहीं है. तो फूड सिक्योरिटी केवल सरकार भंडार भर लेगी FCI में और PDS करा देगी, इसी से फूड सिक्योरिटी हो जाएगा, ऐसा नहीं है. जो छोटे किसान हैं, जो खेती पे डिपेंड हैं और उनके पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है कि वो अपने एग्रीकल्चर की इनपुट के लिए अपने तरफ से इन्वेस्ट कर सकें, उन्हें तो दोहरी मार झेलनी पड़ती है. तो इसीलिए सरकार को चाहिए कि पहले छोटे किसानों के ऊपर ख्याल रखा जाए, उनके लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाए, ऐसे रोजगार ऐसा एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी अवेलेबल किया जाए जिससे कि वो सिक्योर हो जाए. जब उनके पास इनकम होने लगेगा तो वो खुद ही फूड सिक्योर हो जाएंगे. अब अगला टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर. वी शैल डिस्कस इट टुमारो. ओके स्टूडेंट्स, बस यही एक टॉपिक रह गया है, उसको कल डिस्कस करके और तुम लोगों का रिवीजन किया जाएगा. अब तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए चलो आ जाओ, किसको क्या पूछना है पूछ लो. यस बेटा बोलिए. डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? हाँ क्या FCI हाँ Ma'am, why food security is important in a country? Excuse me, ma'am. बोलो. सब एक ही साथ पूछोगे तो एक एक करके ही ना क्वेश्चन का आंसर देंगे. Why food security is important in a country? अब तुम सोचो, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? खाद्य सुरक्षा. यदि लोगों को खाने के लिए ही नहीं मिलेगा, लोग भूखे मरते रहेंगे, तो फिर वो देश किस काम का, जब उसकी जनता को खाने के लिए ही अनाज उपलब्ध ना हो. फूड इनसिक्योर रहेंगे तो क्या फायदा? पॉपुलेशन कब काम करेगी? तुम कब काम करोगे? तुम अपने आप से पूछो. भूखे रख दिया जाएगा 4 दिन तक तो काम करने के लायक रह जाओगे. तो फूड सिक्योर करना जरूरी है. वैसे